नमस्कार, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। इस वीडियो में हम अधिगम के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सभी का हम रिवीजन करेंगे। ये हमारे रिवीजन की एक मैराथन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन से हमारे जो सिद्धांत हैं वो रहेंगे। तो हम बात करेंगे इसमें एडविन रे गुथरी की, हरमन एबिंगहॉस की, चार्ल्स जोड, सिमोन पेपर्ट, टॉलमैन, थॉर्नडाइक, कर्ट लेविन, इवान पैट्रिक पाउलोव और स्किनर, अल्बर्ट बेंडूरा, लियोनार्ड हल, कोहलर, गैगने और एडवर्ड डेल। तो हम देखेंगे 14 जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं लर्निंग की, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, हम उनका यहाँ पर एक वीडियो में ही रिवीजन करेंगे। तो जो आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सिद्धांत को लेके, वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। और ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में पेडागोजी की अधिगम के जो सिद्धांत आते हैं, उस सभी एग्ज़ाम जैसे कि चाहे वो केबीएस हो गया या सी टेट, यूपी टेट या कोई एस टेट हो गया, रीट, सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडविन रे गुथरी की। ये बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको समीपता का सिद्धांत कहा जाता है, एकल प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। इनके सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे समीपता का सिद्धांत, और एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। एकल प्रयास का सिद्धांत, इसको लॉ ऑफ सिंगल ट्रायल कहा जाता है। लॉ ऑफ सिंगल ट्रायल या फिर वन ट्रायल। और इसी को लॉ ऑफ रिसेंसी भी कहा जाता है। लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ एसोसिएशन। एडविन रे ने जो सिद्धांत दिया था उसके कई नाम हैं, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो उद्दीपक और रिस्पॉन्स की बात की थी, लेकिन इनका ये कहना था कि अगर कोई उद्दीपक है और रिस्पॉन्स है, मतलब कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, तो इनके बीच समीपता होनी चाहिए। अगर हम कोई स्टिमुलस दे रहे हैं और उससे जो अनुक्रिया होती है, अगर ये चीज़ दोहराई जाती है, इनके बीच में जो समीपता होती है, जितना टाइम पीरियड कम होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है। और इन्होंने, इनके साथ ही थे हार्टन। हार्टन के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रयोग किया था। अब प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग इन्होंने किया था बिल्लियों पर। इन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया था जिसके अंदर बिल्ली को बंद किया और बीच में एक पोल था। अब इस बॉक्स में बिल्ली घूमती रही, और जैसे ही इस पोल को जैसे ही टच किया और ये पिंजरा खुल गया, ये बॉक्स खुल गया और बिल्ली निकल के बाहर आ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सिंगल ट्रायल की जो बात की थी उन्होंने, एडविन रे गुथरी ने, इसका मतलब ये था कि बिल्ली ने केवल एक ही बार इस पोल को छुआ था, या गलती से अगर इस पोल को छू लिया तो बॉक्स खुल जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती थी। अब यही चीज़ बार बार हुई तो बिल्ली ने इसको याद कर लिया,
और इन्होंने यहाँ से एक चीज दी कि एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर कोई स्टिमुलस है और उससे जो रिस्पॉन्स हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो हमारा जो लर्निंग होगी वो निरर्थक होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब जो पोल को जैसे ही बिल्ली ने छुआ था, ये ऐसा नहीं था कि बार बार ट्रायल किया था, ये अकस्मात हो गया था। मतलब आकस्मिकता, अगर इस नाम से लिख के आ जाए कि आकस्मिकता का सिद्धांत, तो ये भी एडविन de गुथ्री का ही है, क्योंकि इस सिद्धांत के कई नाम हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट को डिनाई कर दिया। क्या डिनाई किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लर्निंग में। रीइंफोर्समेंट में चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि रिवार्ड हो गया, पनिशमेंट हो गई। इनका मानना था कि अगर कुछ किसी को सिखाना है या फिर सीखना है तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये अकस्मात ही हो जाता है। मतलब हम अचानक से ही कुछ नई चीज़ सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब ये है कि जो हमने रिसेंटली याद किया है, जो काम हमने रिसेंटली किया है, वो हमें अच्छे से याद होगा। मतलब कि अगर हमने आज कुछ याद किया है और वहीं एक दिन पहले हमने कुछ याद किया है और तीन 30 दिन पहले हमने याद किया है, तो इनके बीच जो अंतर होगा वो अंतर ये होगा, जो 30 दिन पहले हमने याद किया है वो बहुत कम याद रहा, और एक दिन पहले जो याद किया है वो हमें थोड़ा ज़्यादा याद रहा। लेकिन आज जो हमने याद किया है, जो आज हमने याद किया है, बिल्कुल रिसेंट में याद किया है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है। तो इसी का मतलब इन्होंने लॉ ऑफ रिसेंसी में दिया है। अगली बात करते हैं हम हरमन एबिंगहॉस की। हरमन एबिंगहॉस, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इनको अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लर्निंग साइकोलॉजी, फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक। इन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा अधिगम है, अधिगम प्रभावित होता है दो चीजों से मिलकर। पहला बताया उन्होंने पूर्व ज्ञान, और दूसरा समझ। इन दो चीजों से मिलकर हमारा अधिगम प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कुछ सीखते हैं और हमें उसके बारे में या फिर उससे संबंधित कुछ जानकारी पहले से है, जो कि हमारा पूर्व ज्ञान कहलाएगा, और दूसरा समझ, कि हम प्रिपेयर है मेंटल रूप से उसे समझने के लिए, तो अगर ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तब हमारा अधिगम प्रभावपूर्ण रहेगा। हरमन एबिंगहॉस का एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इन्होंने स्मृति और विस्मृति पर पहला एक्सपेरिमेंटल प्रयास किया था। स्मृति और विस्मृति का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, स्मृति विस्मृति। अब इस प्रयास के कुछ और नाम भी दिए थे, जैसे कि निष्क्रिय विस्मृति, विस्मृति का अनाभ्यास। इन्होंने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था।
इनका मानना था कि लर्निंग में सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का, निरर्थक चीज़ों का होना भी महत्वपूर्ण है। अब इससे इन्होंने ऐसे सिद्ध किया, इन्होंने 3 अक्षर के ऐसे शब्द बनाए जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका पहला जो अक्षर होता था वो व्यंजन, बीच का स्वर और तीसरा व्यंजन, लेकिन ये सब इंग्लिश में थे। अब जैसे इन्होंने टी ओ टी टॉट, वॉट, टैट, टैम, इस तरह के उन्होंने शब्द यूज किए थे अपने प्रयोग में। अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो विद्यालय में हम बच्चों को इंग्लिश में लिखने के लिए देते हैं, तो हम पहले तो उन्होंने उनको ABCD सिखाते हैं, उसके बाद उनको ऐसे वर्ड सिखाते हैं जिनका मतलब तो नहीं होता लेकिन राइमिंग बनती है, मतलब तुकांत होता है, जैसे कि रैट, बैट, मैट। अब इस तरह के शब्दों से ये फायदा होता है कि बच्चों को इनकी राइमिंग समझ में आती है, और जैसे राइमिंग समझ में आती है तो प्रयास करते हैं इनको याद रखने का, बोलने का। अब इनको वो याद नहीं भी रखेंगे लेकिन राइमिंग इनकी बनती है तो बार बार उसको रिपीट करते हैं, और ये चीज़ें उनको बड़े बड़े शब्दों को बोलने में सहायता करती हैं। हमें हरमन एबिंगहॉस के बारे में एक बात बहुत ही जरूरी याद रखने के लिए कि इनको अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। अगले हम बात करते हैं, अगले हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं चार्ल्स जुड। इनका जो सिद्धांत था वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर पेश था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब एक बात यहाँ पे लिखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि ये है कि पूर्व के अधिगम और बाद के अधिगम में उभयनिष्ठ तत्व का ही स्थानांतरण होता है। चार्ल्स जड ने जो सिद्धांत दिया था उसको अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब जैसा कि इन्होंने बताया था कि जो पूर्व का अधिगम होता है, पूर्व का अधिगम और बाद के अधिगम में जो चीज़ कॉमन होती है उसी चीज़ का स्थानांतरण होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कि विज्ञान विषय में अगर कोई हमें फॉर्मूला याद किया, कोई सूत्र हमने याद किया, तो सवाल नंबर 1 में हमने वही चीज़ की, उसी फॉर्मूला का प्रयोग किया, और हमने कहीं दूसरे सवाल में भी उस फॉर्मूला का प्रयोग किया। अब इन दोनों सवाल में कॉमन क्या था? इस सवाल में जो अंक हैं वो अलग हो सकते हैं, इसमें भी अंक अलग हैं, लेकिन अब दो सवाल हमने हल किए, अगर बाद में देखा जाए तो हमें सवाल में क्या था ये तो याद नहीं रहता है, लेकिन हमने जो सूत्र का प्रयोग किया, जो सूत्र हमें बताया गया था वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो इस तरह से हम चार्ल्स जुड के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको समझ सकते हैं कि अगर जो काम हम अभी कर रहे हैं और जो काम हम बात करेंगे, इन दो में, दोनों कामों में जो चीज़ कॉमन रहेगी वो हमें अच्छे से याद रहती है, उसी का अच्छे से अधिगम होता है। अगली हम बात करेंगे सेमोर पेपर्ट की। इनके नाम की स्पेलिंग भी देख लेते हैं।
इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत। इसका एक दूसरा नाम भी है, अधिगम का संरचनात्मक सिद्धांत। इनका मानना था कि हम लर्निंग करते हैं, जो अधिगम होता है, तो उसमें जो हम सीखते हैं उसका मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो हम कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ सीखा है तो हमारा सीखना क्या हुआ, ज्ञान का निर्माण करना है, ऐसा मानना था सीमोर पेपर्ट का। इनका कहना था कि जो हम सीख रहे हैं वो जानकारी हमारे दिमाग में नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी हम सीख रहे हैं उस जानकारी का हम अपने मस्तिष्क में, उस मेमोरी में उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये भी बात सही है कि जो हम सीख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ही है नॉलेज का। अगली हम बात करते हैं टॉलमैन की। इनका पूरा नाम था एडवर्ड सी टॉलमैन। इन्होंने लर्निंग के लिए कहा कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। इन्होंने बताया जो लर्निंग होती है हमारी, वो क्या होती है, एक्विजिशन होती है किस चीज़ की, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। इस चीज़ को बताने के लिए इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का सहारा लिया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और दूसरा कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हम अभी पढ़ चुके हैं एडविन रे गुथरी के केस में। दूसरा है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। अब जब इन दो थ्योरी को इन्होंने मिलाया तो एक प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो लर्निंग थी वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो जितना महत्वपूर्ण बाहरी चीज़ों का होना है उतनी ही आवश्यकता है कि हमारे जो कोग्निशन है कि हम अंदर से भी तैयार रहें। मतलब अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, अगर लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, और वहाँ पे हमारा मन नहीं है उसे सीखने का, या फिर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसे सीखने के लिए, तब वहाँ पर भी अधिगम नहीं होगा। इसीलिए बात इन्होंने की है कि मीनिंगफुल बिहेवियर। मीनिंगफुल बिहेवियर का मतलब यही है कि हम अटेंटिव हैं उस काम के लिए या फिर नहीं हैं। इस थ्योरी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई नाम हैं, जैसे कि साइन लर्निंग, प्लेस लर्निंग, एसएस लर्निंग। एसएस मतलब उद्दीपक उद्दीपक, स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। साइन लर्निंग को चिन्हद्गम कहा जाता है, प्लेस लर्निंग को स्थानद्गम, एसएस लर्निंग को उद्दीपक उद्दीपक लर्निंग, और लेटेंट लर्न को अव्यक्त अधिगम कहा जाता है।
लेटेंट लर्निंग को हम जान लेते हैं कि लेटेंट लर्निंग होती क्या है। लेटेंट लर्निंग, ये लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है दैट टेक्स प्लेस सबकॉन्शियसली। लेटेंट लर्निंग ऐसी होती है जिसको हम जानबूझकर सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे सीख जाते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो मोटिव हमारा क्या रहता है, स्कूल जाना, लेकिन उसके बीच में कुछ घटनाएं होती हैं। कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या फिर कुछ दुकान है तो उनके नाम हमें याद हो जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा करने के लिए किया नहीं था कि हमें उसका नाम याद ही करना है। हमारा काम था स्कूल जाना, लेकिन हमको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, तो ये चीज़ें लेटेंट लर्निंग में आती हैं। इन्होंने एक दो वर्ड दिए थे जो कि बहुत ही फेमस वर्ड हुए, जैसे कि इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव मैप का। कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव मैप, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जब हम जानकारी बनाते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनका हमारे मस्तिष्क में एक रूपरेखा बन जाती है जिसको हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। इन्होंने लर्निंग के कुछ कंपोनेंट बताए थे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग के कुछ कंपोनेंट बताए थे। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अब जो कंपोनेंट इन्होंने बताए थे उनकी बात हम कर लेते हैं। पहला बताया, इन्होंने बताया था दी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब कि इसका जो हमारी लर्निंग हो रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि क्या उसका आउटकम होगा, उसका क्या गोल है। दूसरा इन्होंने बताया दी साइन। साइन में स्टिमुलस हो सकता है, जो दीपक है वो साइन में आएगा। और तीसरा जो कंपोनेंट बताया था उन्होंने, मीन एंड रिलेशन। मीन एंड रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लर्नर्स इंटरनल थॉट। इंटरनल थॉट, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, अगर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना क्या हुआ, हमारा गोल हुआ। साइकिल चलाना गोल हुआ। अब स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस यही हुआ कि हम साइकिल चलाकर अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, हम स्कूल जा सकते हैं, ये उद्दीपक में आएगा। और मीन एंड रिलेशन का मतलब कि क्या हम सीखना चाहते हैं। जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसकी जो इंटरनल स्टेट है कि क्या वो सीखना चाहता है। सीखना चाहना, जैसे कि हमें गोल हमारा क्या है, साइकिल चलाना, कि साइकिल चलाना सीखना गोल है। स्टिमुलस क्या है कि दोस्तों ने कहा कि साइकिल सीख लो, साथ में घूमेंगे, लेकिन क्या हम साइकिल सीखना चाहते हैं। तो अगर इन चीज़ों में से कुछ भी मिसिंग है तो एकदम सही से नहीं हो पाता है। ऐसा बताया था एडवर्ड सी टॉलमैन ने। इन्होंने एक प्रयोग किया था चूह रैट पर, प्रयोग किया था चूहों पर, जो कि काफ़ी फेमस है। अब जल्दी से हम इस एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेते हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चूहे लिए और इन चूहों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, और तीसरा ग्रुप सी। इन सभी ग्रुप में टॉलमैन ने एक मेज रखा, मतलब भूल भुलैया। अब यहाँ पर खाना रखा और इधर चूहे, रेड्स। अब सेम काम इन्होंने बाकी तीनों
जो बाकी के दो ग्रुप हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इनमें जो चूहे थे, सेम चीज इन्होंने इनके साथ भी की कि एक भूल भुलैया बना दी और उसके एंड में एक खाना रख दिया और एक तरफ रख दिया चूहों को। ग्रुप ए में इन्होंने क्या किया कि जो भी चूहे रखे, जैसे ही ये चूहे इस भूल भुलैया को पार करते थे तो इन्हें खाना मिल जाता था। लेकिन ग्रुप बी में इन्होंने खाना को हटा लिया, इन्होंने खाना शुरू में रखा ही नहीं। मतलब चूहों को उन्होंने भूल भुलैया में रख दिया, लेकिन जब चूहे भूल भुलैया को पार कर लेते थे तो कोई भी खाना नहीं रखा। तीसरा जो ग्रुप था, पहले तो उन्होंने क्या किया कि चूहों को रख दिया लेकिन खाना नहीं रखा। पहले प्रयोग में इन्होंने खाना नहीं रखा। अब जो चूहे थे वो जैसे ही भूल भुलैया को पार करते थे, खाना इन्हें भी नहीं मिलता था और खाना इनको भी नहीं मिलता था। तो जो पहली स्टेज थी, पहली स्टेज में ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो चूहे थे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मतलब यहाँ पर स्टिमुलस था ही नहीं। तो पहली स्टेज में ग्रुप ए के साथ क्या हुआ, जो इनका रिवार्ड था, वो रिवार्ड का मतलब जो खाना था वो इन्हें हर बार मिलता था। मतलब जैसे ये भूल भुलैया पार करते थे इन्हें खाना मिलता था। लेकिन जो ग्रुप बी थे इन्हें कभी रिवार्ड मिला ही नहीं। मतलब कि अगर ये चूहे भूल भुलैया पार भी कर लेते थे, इनको तब भी खाना नहीं दिया जाता था। और ग्रुप सी के साथ क्या किया गया था कि जो पहली स्टेज में इनको कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया, रिवार्ड का मतलब यहाँ पर खाना से है, पहली स्टेज में इनको कुछ भी रिवार्ड दिया ही नहीं था ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ। मतलब पहले जो पहला स्टेज थी, फर्स्ट हाफ था, उसमें ग्रुप सी में खाना दिया ही नहीं गया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि ग्रुप ए, जिसमें कि अगर चूहा उस भूल भुलैया को पार कर लेता तो खाना मिलता था, ऐसा इन्होंने हर बार किया। मतलब जितने बार चूहा उस भूल भुलैया को पार कर रहा था उसे वो खाना देते थे। इससे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इंक्रीज हो गई। परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चूहे ने पार किया और उसको खाना मिला, तो जितना टाइम लगा यहाँ पर उसे उस भूल भुलैया को पार करने में, और दूसरी बार उसको फिर से रखा और उसे फिर से खाना मिल गया, ऐसी जितनी बार वो करता गया, तब उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो स्पीड है भूल भुलैया को पार करने में, भूल भुलैया के रास्ता को याद करने में, वो बढ़ती जा रही है। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। लेकिन ग्रुप बी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि ग्रुप बी में चूहे तो थे और भूल भुलैया भी उन्हें पार करनी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी खाना नहीं दिया जा रहा था। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्लाइटली इंक्रीज हो रही थी। क्योंकि चूहों को जब भूल भुलैया में रख दिया तो वो कैसे भी करके बाहर निकल लेते, खाना नहीं था, कोई भी स्टिमुलस नहीं था, उद्दीपक नहीं था। तो जो सीखना था इनका, जो लर्निंग हो रही थी, वो नाम मात्र के लिए हो रही थी। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या था, खाना प्राप्त करना। लेकिन जब खाना था ही नहीं तो ये कुछ सीख भी नहीं रहे थे, क्योंकि इनको कुछ स्टिमुलस दिया ही नहीं जा रहा था। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। फर्स्ट हाफ में क्या था कि खाना इनको नहीं दिया गया, लेकिन सेकंड हाफ में चूहा जैसे ही भूल भुलैया पार करता था इसको खाना दे देते थे। इससे क्या हुआ, जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव होने लगी। मतलब जब तक खाना नहीं दिया तब तक इसकी परफॉर्मेंस ग्रुप बी की तरह थी। जो फर्स्ट हाफ में इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ग्रुप बी के चूहों की तरह थी। लेकिन सेकंड हाफ में इनको भी खाना दिया जाने लगा। मतलब चूहा जैसे ही भूल भुलैया पार करता था तो इसको भी खाना दे देते थे, जिसको रिवार्ड था। अब इससे क्या हुआ कि जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव होने लगी अचानक से।
सडनली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चूहों ने उस भूल भुलैया का रास्ता याद करने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन बार बार उस भूल भुलैया में घूम रहे थे। तब क्या हुआ, इन्होंने लेटेंट लर्निंग यहाँ पर हुई, मतलब जो अव्यक्त लर्निंग हुई, अध्यगम हुआ, कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रास्ता क्या है, हमें कैसे पार करना है, क्योंकि खाना नहीं था। लेकिन इस प्रक्रिया में इनको याद होने लगी थी जो रास्ते थे भूल भुलैया के, और यही जो लेटेंट लर्निंग है बाद में काम आई जब खाना रखा जाने लगा। अब जैसे ही चूहा मेज में घुसता था, भूल भुलैया में घुसता था, उसको पार करता था, और लास्ट में जब खाना मिल जाता था, जब यही प्रोसेस बार बार दोहराया गया, तो इसकी लर्निंग बढ़ने लगी, और टाइम के साथ में जो लर्निंग ग्रुप ए के चूहों के साथ थी वही लर्निंग ग्रुप सी के चूहों से मैच होने लगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो लेटेंट लर्निंग की उन्होंने बात की थी और कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव मैप की बात की थी, तो ग्रुप सी के चूहों को फर्स्ट हाफ में कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ये बार बार उस भूल भुलैया में घूम रहे थे। अब बार बार घूमने से इनका ध्यान उस भूल भुलैया के रास्तों को याद करने पे नहीं था, लेकिन वो रास्ते कहीं ना कहीं इनके माइंड में उस रास्तों का मैप बन रहा था। और जैसे ही सेकेंड हाफ को इनको खाना दिए जाने लगा, तो उनका जो माइंड मैप था वो काम करने लगा, जो कोग्निटिव मैप था वो काम करने लगा, और लेटेंट लर्निंग की सहायता से ही इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लगी। तो ये था एडवर्ड सी टॉलमेंट का एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की। इनका नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि इनकी थ्योरी के कई नाम हैं। पहला तो है एस आर थ्योरी। इसको कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगला नाम है एस आर बॉन्ड थ्योरी। एस आर बॉन्ड थ्योरी, इसको भी कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। अगला इसका नाम है वो है कनेक्शनिज्म। संबंधवाद। इसको एक और नाम से जाना जाता है बॉन्डिंग थ्योरी। जिसको हिंदी में कहा जाता है संयोजनवाद या फिर बंधवाद का सिद्धांत। लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ये तो 5 नाम हो गए जो कि मुख्य नाम है। इनकी थ्योरी को कई नामों से जाना जाता है और 5 नाम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रयोग की। इन्होंने प्रयोग किया था। अब प्रयोग किस चीज़ पर किया था? प्रयोग इन्होंने एक बिल्ली पर किया था। अब हम थोड़ा सा प्रयोग को समझ लेते हैं। इन्होंने एक पिंजरा लिया और उसको एक मैकेनिज्म की सहायता से ऐसा बनाया कि जो उसका गेट था पिंजरे का, उसको एक लीवर से इन्होंने सेट कर दिया था। एक
लीवर से अटैच कर दिया। अब इस पिंजड़े के अंदर एक बिल्ली इन्होंने रख दी, एक बिल्ली इन्होंने रख दी। अब इन्होंने क्या देखा कि बिल्ली है इस पिंजड़े के अंदर इधर उधर भटक रही है, और जैसे ही लीवर को वो छूती है, लीवर को दबाती है, ये जो गेट है, ये गेट है, ये खुल जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। बाद में उन्होंने क्या किया कि बाहर एक मछली रख दी, या हम कह सकते हैं खाना रख दिया। अब बिल्ली जो थी वो भूखी थी, अब बिल्ली को खाना चाहिए था। अब खाना क्या था कि पिंजड़े के बाहर रखा है। अब अगर बिल्ली को खाना चाहिए तो बिल्ली को पिंजड़े से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए बिल्ली झटपटाने लगी और इधर उधर उछल कूद करने लगी, और फिर से उसका जो हाथ था, पैर था, वो लीवर पर पड़ा और गेट खुल गया। इस तरह से बार बार करने पर, कई बार ट्रायल करने पर, कई बार त्रुटि होने पर वो प्रयास करती रही, और उसको समझ में आ गया कि अगर मैं ये लीवर दबाऊं तो ये गेट खुल जाएगा। ये चीज़ बिल्ली को समझ में आ गई थी, और ये इनका जो प्रयोग था काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अब इस प्रयोग में हम जो 3 चीज़ें हैं मुख्य तौर पे वो हम जानते हैं। पहली चीज़ इसमें क्या है? चालक। चालक क्या है? चालक यहाँ पर बिल्ली है। बिल्ली भी कैसी है? भूखी। और जो लक्ष्य है, बिल्ली का लक्ष्य क्या है यहाँ पर, या जो सीखने का अधगम का लक्ष्य क्या है, वो है खाना। खाना इसलिए क्योंकि बिल्ली भूखी है और उसको अपनी भूख मिटानी है और उसको खाना चाहिए, तो लक्ष्य है वो हमारा खाना हो गया। और एक बाधा है यहाँ पर। बाधा क्या है? बिल्ली पिंजड़े के अंदर बंद है, तो बाधा क्या हुई? क्या चीज़ ऐसी है जो बिल्ली को खाना खाने से रोक रही है? वो है पिंजड़ा, क्योंकि बिल्ली पिंजड़े के अंदर बंद है। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने कुछ नियम बताए, जिनको लॉज ऑफ लर्निंग कहा जाता है। थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। इन नियम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्राइमरी लॉज, जिनको मुख्य लॉ कहा जाता है, और दूसरा है गॉड गॉड सिद्धांत। ये सेकेंडरी लॉज होते हैं। अब जल्दी से हम इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लॉ में। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझते हैं। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि सीखने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर बिल्ली को पिंजड़े के अंदर बंद किया है, अब बिल्ली भूखी ही नहीं है, मतलब उसको खाना ही नहीं चाहिए, वो तैयार ही नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है, या फिर उसको भूख नहीं लगी है, तो क्या वो बाहर निकलने की उतनी कोशिश करेगी जितनी कि जब वो भूखी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको बाहर निकलने को, उसको खाना चाहिए। इस कंडीशन में तत्परता का सिद्धांत लगता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो होती फिजिकली फिट होना, मतलब जो फिजिकल कंडीशन है चालक की, कॉग्निटिवली, सोशली और एनवायरमेंटली। अगर हम लर्निंग के फेज में बात करें, एक ह्यूमन के लर्निंग के फेज में बात करें, तो उसका फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली और एनवायरमेंटली रेडी रहना चाहिए। अगर फिजिकली और कॉग्निटिवली, सोशली, एनवायरमेंटली तौर पर अगर वो रेडी है, तो जो अधिगम है वो सार्थक होगा। अगला है, जो अगला उन्होंने नियम दिया था वो था लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस।
लॉ ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्ली क्या कर रही थी, घूम रही थी और उसका जैसे ही उसका पंजा उस लीवर पर पड़ा और गेट खुल गया। अब बार बार ऐसा हुआ, बार बार ऐसा हुआ, तो जब वो ये चीज़ सीख गई, जब वो चीज़ सीख रही थी, तो क्या किया जा रहा था कि जैसे ही बिल्ली को पिंजड़े के अंदर रखा जा रहा था, वो पिंजड़ा को खोलने के लिए लीवर दबाती और बाहर आ जाती। मतलब वो उस चीज़ का अभ्यास कर रही थी। इसीलिए वो सीख गई थी कि पिंजड़ा कैसे खोलना है, गेट कैसे खोलना है। अब तीसरा जो है, जो नियम था, वो बताया उन्होंने, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को हम समझ सकते हैं कि अगर बिल्ली बाहर आ रही है और बाहर आने के बाद उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो इम्पैक्ट ये रहेगा कि उसको पता ही नहीं है या फिर वो सीखना ही नहीं चाहेगी बाहर कैसे आना है, क्योंकि बाहर आने पर उसको कुछ नया नहीं मिल रहा है। अगर उसको खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, मतलब उसको जो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है चीज़ों का, तो वो जो लर्निंग फेज है उसका वो सही नहीं रहेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो इफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट में रीइंफोर्समेंट आ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो बिल्ली थी, बिल्ली को सिखाया जा रहा था कि वो बाहर कैसे आए पिंजरे से। जो गोल था वो ये था कि पिंजरे का गेट कैसे खोलना है, लेकिन रीइंफोर्समेंट का काम किसने किया? खाना ने किया। जो रीइंफोर्समेंट था, मतलब कि जैसे ही बिल्ली बाहर आई उसको खाना मिल गया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेट होने लगी, पैटर्न बनने लगा कि जैसे ही गेट खोलेगा बाहर आई उसको खाना मिल जाएगा। तो खाना वहाँ पर रीइंफोर्समेंट हो गया। और दूसरा है निगेटिव। निगेटिव में क्या है? पनिशमेंट। अगर कुछ काम करने पर पनिशमेंट दी जा रही है, तो वो काम करने का फ़ायदा ही क्या होगा? मतलब कि अगर किसी बच्चे को कुछ काम दिया जा रहा है और जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है और उसको डांटते हो, तो एक नेगेटिव जो प्रभाव पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी लर्निंग पे, तो वो सीखना चाहेगा ही नहीं। मतलब कि अगर उसको पनिशमेंट दी जा रही कोई काम करने पे, तो वो क्यों सीखना चाहेगा? ये जो तीन नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तो प्राइमरी जो सिद्धांत है वो है मुख्य सिद्धांत। अब बात करते हैं गॉड सिद्धांत की। गॉड सिद्धांत 5 थे। पहला जो सिद्धांत है वो है मल्टीपल रेस्पॉन्स। मल्टीपल रेस्पॉन्स का मतलब है कि ट्रायल, बार बार ट्रायल। जो बिल्ली थी वो बार बार ट्रायल कर रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी, तभी वो सीख पाई थी। बिल्ली एक बार में नहीं सीख गई थी कि पंजा यहाँ पे रखो, लीवर उठेगा और गेट खुल जाएगा, ऐसा नहीं था। उसको कई बार प्रयास करने पड़े, मतलब मल्टीपल रेस्पॉन्स। और जब वो कई बार प्रयास किए, तो जो रेस्पॉन्स में उसको क्या मिला, उसको जैसे ही आती थी उसको एक रीइंफोर्समेंट दिया जाता था, खाना दिया जाता था। मतलब यहाँ पर मल्टीपल रेस्पॉन्स थे। तो जो पहला गॉड नियम है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा जो है नियम वो है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति या इसको मनोदशा या मानसिक दशा। इसका मतलब ये कि अगर मानसिक रूप पर कोई सीखने को तैयार ही नहीं है, मतलब कॉग्निटिवली फिट नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता मानसिक तौर पे, तो लर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तीसरा जो है वो आंशिक अनुक्रिया। आंशिक अनुक्रिया का नियम। और चौथा है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब यहाँ पे एनालॉजी से, मतलब अगर एक पैटर्न है, एक जैसी चीज़ें हैं, तो सीखने में ज़्यादा आसानी होती है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आपने साइकिल चलानी सीख ली, साइकिल चलानी सीख ली, उसके बाद अगर आप बाइक चलाना सीखेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है। मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि वो दो दो व्हीकल हैं, जो व्हीकल है उसमें दो व्हील्स हैं और सेम पोजीशन पे लगभग बैठना होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं सादृश्यता होती है, मैच करती हैं, एनालॉजी बनती है।
तो इस तरह से लर्निंग होती है, वो काफ़ी अहम रहती है। अगला जो पांचवा है सिद्धांत, वह साहचर्यात्मक स्थानांतरण। अब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे कर्ट लेविन की। कर्ट लेविन, इन्होंने जो थ्योरी दी, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। पहला जो नाम है वो है इसका फील्ड थ्योरी। इसको क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है, क्षेत्र सिद्धांत। और इसका दूसरा नाम है लाइफ स्पैन थ्योरी। लाइफ स्पैन थ्योरी, इसको हिंदी में कहा जाता है जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। दो नाम इसके हम और भी देख लेते हैं। एक तो इसको सरफेस थ्योरी कहा जाता है, और दूसरा नाम है टोपोलॉजिकल थ्योरी। इनके भी हम हिंदी नाम देख लेते हैं। सरफेस थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है तलरूप सिद्धांत। तलरूप सिद्धांत। और टोपोलॉजिकल थ्योरी को कहा जाता है आकृति आधारित, आकृति आधारित सिद्धांत। ये तो कुछ नाम हो गए जो कि कर्ट लेविन की थ्योरी को दिए गए। जो सबसे ज़्यादा फेमस नेम है वो है लाइफ स्पैन थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। अब हम आगे जो इन्होंने थ्योरी दी थी, हम थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। इन्होंने बताया एक मॉडल है, एक आकृति है, हम इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये आपका लक्ष्य है, और यहाँ पर बाधा है। ह्यूमन या फिर जीव, जिसको मानव क्षेत्र भी कहा जाता है, मानव क्षेत्र। और ये प्रेरक है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये लक्ष्य है, और ये बाधा है, और ये आप है। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो दो चीजें हो सकती हैं। प्रेरक, अगर जो प्रेरक होता है जिससे प्रेरणा मिलती है, तब तो आप लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही जो बाधा है वो आपको लक्ष्य से दूर धकेलने की कोशिश करती है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई ऐसी चीज जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोकती है, आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है, वो चीज आपके लिए बाधा है। इस तरह से उन्होंने बताया। और एक फील्ड और इन्होंने यहाँ पे बताई, इसको नाम दिया फॉरेन हल। और इन्होंने एक चीज और बताई अधिगम को लेके, इन्होंने बताया जो लर्निंग होती है वो प्रोडक्ट होता है, जो पर्सन है, पर्सनालिटी है, और जो एनवायरनमेंट है। एल इक्वल टू पी इंटू ई। पी फॉर पर्सन, ई फॉर एनवायरनमेंट, और एल फॉर लर्निंग। ये फॉर्मूला इन्होंने बताया। अब हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ पॉइंट उन्होंने बताए। इन्होंने एक पॉइंट तो बताया अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है।
इसका हिंदी नाम देखते हैं, ग्राह्य ग्राह्य संघर्ष। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि यहाँ पे दो चीजें दी हैं, ग्राह्य ग्राह्य। जैसे कि आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त एक ए एक बी, ये दोनों आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब पहले दोस्त ए ने आपको कॉल किया कि यहाँ पे आ जाओ, हम घूमने चलते हैं। और उसके तुरंत बाद बी ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, मेरे साथ घूमने चलो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये दोनों ही आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये आया कि दोनों ही आपके दोस्त हैं और दोनों ही आपको बुला रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाओगे। मतलब कि हमें दोनों ही पसंद है, हमें कोई एक चुनना पड़ रहा है। और दोनों ही पसंद है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बताया इन्होंने। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट बताया इन्होंने, वो है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है परिहार, परिहार संघर्ष। अब हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि आपके घर पे दो शादी के कार्ड आए, और एक ही दिन में दो शादी हैं, लेकिन जिन रिश्तेदार के यहाँ शादी है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मतलब एक जो कार्ड आया वो ए के यहाँ से आया, एक बी के यहाँ से आया, और आपको दोनों ही पसंद नहीं है। लेकिन आपकी मम्मी ने क्या कहा कि आपको जाना पड़ेगा, मतलब आपको शादी में जाना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये है कि आपको पसंद कोई भी नहीं है। मतलब आप ए के यहाँ जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पसंद है, आप बी के यहाँ जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पसंद है। तो दोनों ही जो कंडीशंस है इसमें, वो आप अवॉइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरा जो उन्होंने बताया, वो होता है ग्रह परिहार संघर्ष, जिसको कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम ऐसे समझते हैं, अप्रोच और दूसरा अवॉइडेंस। मतलब अब आपके यहाँ शादी का कार्ड आया कि ए के यहाँ से आया और बी के यहाँ से आया। ए है आपको पसंद है, और बी आपको पसंद नहीं है। अब आपकी मम्मी ने कहा कि शादी में तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें बी की शादी में भी जाना पड़ेगा। मतलब आपको ये जो ए है ये पसंद है, तो आपने कहा कि मैं तो ए की शादी में ही जाऊंगा। लेकिन आपकी मम्मी ने कहा नहीं, अगर आपको जाना है ए की शादी में तो जाओ, लेकिन आपको इसकी शादी में भी जाना पड़ेगा, और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब एक काम ऐसा है जो आपको पसंद है और आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही आपको दूसरा काम ऐसा करना पड़ रहा है जो कि आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो अप्रोच अवॉइडेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। और चौथा जो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया, वो परिहार ग्रह संघर्ष। मतलब अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम कहेंगे अवॉइडेंस, और ये जो है अप्रोच। अब यहाँ पे देखना ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, मतलब आपको क्या है कि आपको एक अच्छी चीज मिलेगी। जैसे बच्चों से कहा जाता है कि बेटा पढ़ लो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तो हम अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो बच्चा ऐसा बच्चा है जो को जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लो और इसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगी। अब जो पढ़ने वाला जो उसका काम है वो उसका पसंद नहीं है, मतलब वो उसको अवॉइड करना चाहता है, लेकिन वो काम करेगा क्योंकि बाद में हम उसको चॉकलेट देंगे। तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है बच्चे के लिए, वो आ रहा है परिहार गिराएगा, मतलब अवॉइडेंस अप्रोच का यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो था कर्ट लेविन का सिद्धांत। अब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव का पहले पूरा नाम देख लेते हैं,
इनका जो पूरा नाम था वो था इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने जो थ्योरी बताई थी वो थ्योरी हिंदी में इसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसका एक नाम और भी है जो है एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी, एस फॉर स्टिमुलस एंड आर फॉर रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलस है, अब हम स्टिमुलस की भी बात कर लेते हैं। स्टिमुलस दो तरह के होते हैं। पहला जो स्टिमुलस होता है वो अनकंडीशनड होता है, जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। और दूसरा होता है कंडीशनड या कंडीशनल स्टिमुलस। इसी तरह से रिस्पॉन्स भी दो तरह का होता है। पहला रिस्पॉन्स होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और दूसरा रिस्पॉन्स होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको शॉर्ट में यूएस कहा जाता है। और कंडीशनल जो स्टिमुलस होता है इसको शॉर्ट में सीएस कहा जाता है। अब रिस्पॉन्स में जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है उसको यूआर कह देते हैं, और जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है इसको कहा जाता है सीआर। अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऐसा होता है, जैसे हम समझ सकते हैं, अगर कोई चीज आपकी तरफ आती है या फिर आपके चेहरे की तरफ अचानक से कुछ आ जाए तो पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। दूसरा होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स, जैसे कि ये चीजें हमको सिखाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर सीखने को ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई आपको बड़ा मिले, कोई बड़ा घर पे आए, तो आप नमस्ते करो। तो ये चीजें कंडीशन है, मतलब कंडीशनिंग की जा रही है, सिखाया जा रहा है। ऐसे रिस्पॉन्स जहाँ पे सीख कर हम वो रिस्पॉन्स देते हैं वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाते हैं। अब हम उस थ्योरी की बात करेंगे जो पावला ने बताई थी। इस थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो ये है कि जब इवान पावलाव ये रिसर्च कर रहे थे, एक कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे, तो इनका जो मेन फोकस था, मतलब जो रिसर्च का मेन फोकस था वो क्या था? लार ग्रंथि का पाचन तंत्र पर प्रभाव। मतलब सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली आई कहाँ से? वो इस रिसर्च से आई है कि जब इवान पावलोव कुत्ते पर एक प्रयोग कर रहे थे कि लाल ग्रंथि का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रयोग से ये थ्योरी निकल के आई। अब हम इस थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी में क्या था? इन्होंने एक कुत्ता लिया, अब इस कुत्ते पर प्रयोग करना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने भोजन रखा कुत्ते के सामने। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक कुत्ते के सामने भोजन रखोगे तो वो क्या करेगा? लाल टपकाएगा। मतलब भोजन के रखते ही कुत्ते का लाल टपकाना। अब यहाँ पर जो भोजन है हमारा, वो कौन सा स्टिमुलस है? वो है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। मतलब यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। मतलब ऐसा जो कुछ जो हमारा नेचुरल है वो स्टिमुलस यहाँ पे भोजन है। और जो लाल टपकाना है ये भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा चरण। इसमें क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने भोजन दिया कुत्ते को,
अब जैसे ही भोजन देखा उसने लार टपकानी शुरू कर दी। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि घंटी बजाई, मतलब घंटी की आवाज करी। हम क्या देखते हैं, जब भी कुत्ता या कोई जानवर एक तेज आवाज सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, मतलब एक कान होते हैं वो सर्टेन मूवमेंट करने लगते हैं। कान खड़े होना। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे, अब जो घंटी की आवाज है हमारी, इस पर जो कान खड़े हो रहे हैं उसके, तो कान खड़े होना ये क्या है, ये भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। मतलब ये भी स्वाभाविक उसकी क्रिया है, प्रतिक्रिया है कुत्ते की। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या किया उन्होंने, भोजन और घंटी की आवाज एक साथ कर दी। अब इसमें भी थोड़ा अंतर रखा, 4-5 सेकंड का। अब 5 सेकंड के अंतर की बात करें तो पहले उन्होंने क्या किया, घंटी की आवाज दी, मतलब पहले तो घंटी बजाई। घंटी की आवाज जैसे ही बजाई, उसके कुछ देर बाद उन्होंने भोजन दिखाया कुत्ते को, मतलब भोजन ले आए। अब क्या देखा इन्होंने, जब ये चीज उन्होंने बार बार दोहराई, अब ये चीज वो बार बार दोहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले घंटी सुनवा रहे हैं उसको, घंटी की आवाज सुनवा रहे हैं, उसके बाद भोजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस क्या था, लार टपकाने वाला। अब कुत्ता लार तो टपकाएगा ही, क्योंकि उसको भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या देखते हैं, जो घंटी की आवाज है हमारी, वो है अनकंडीशन स्टिमुलस। और जो भोजन है यहाँ पर, ये भी अनकंडीशन स्टिमुलस है। और जो लार टपकाना है हमारा, ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। अभी ये चीज चल रही है बार बार। ये क्या है, ये जो दो चीजें हैं, ये आती हैं अनुबंधन से पहले। मतलब यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं की गई है अभी। ये जो चीज है, यहाँ पे कंडीशनिंग की जा रही है। कंडीशनिंग क्या की जा रही है, यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कुत्ते को, हमारे सिखाने की ये कोशिश है कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता लार टपकाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर कंडीशनिंग हो रही है कुत्ते की। तो ये जो हमारा स्टेज है, ये कहलाएगा अनुबंधन के दौरान। अनुबंधन के दौरान। अब जो लास्ट स्टेज है, इसको कहा जाता है अनुबंधन के बाद। इसमें इन्होंने क्या किया, जो भोजन है हमारा, इन्होंने भोजन हटा दिया, भोजन रखा ही नहीं, मतलब इन्होंने घंटी बजाई, घंटी की आवाज। अब इन्होंने क्या देखा, घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। जैसी घंटी बजाई तो कुत्ता लार टपकाने लगा। अब यहाँ पर क्या था, जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस था, वो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस में बदल गया। और जो लार टपकाना उसकी स्वाभाविक क्रिया थी, ये कंडीशन रिस्पॉन्स में बदल गई। मतलब जो काम वो भोजन देख के कर रहा था, अब वही काम वो घंटी की आवाज सुन के करने लगा। तो यहाँ पे कुत्ता सीखा है, कंडीशनिंग हुई है उसकी, कि उसका जो रिस्पॉन्स था लार टपकाने का, वो रिस्पॉन्स अब घंटी की आवाज सुनकर ही होने लगा है। तो ये प्रयोग किया था इवान पावलोव ने। अब हम बात करेंगे अगली थ्योरी की, जो कि बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर का पूरा नाम देख लेते हैं सबसे पहले। इनका जो पूरा नाम है वो है वर्हस फ्रेडरिक स्किनर। अब जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इसके कई सारे नाम हैं। तो हम उन नामों को देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। पहले तो उसको कहा जाता है आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। इसको आर एस थ्योरी भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी।
इसको एमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, एमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके कुछ और भी नाम हैं जो है रीइंफोर्समेंट या फिर रीइंफोर्स्ड रिस्पॉन्स थ्योरी, और इसको इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के साथ साथ इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये तो इस थ्योरी के नाम हो गए। अब स्किनर ने क्या किया था, इन्होंने दो प्रयोग किए थे। एक जो इनका प्रयोग था वो था कबूतर पे, और जो दूसरा प्रयोग था वो था चूहा पर। चूहा पर जो प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उस बॉक्स को कहा जाता है स्किनर्स बॉक्स। हाँ, अभी जो स्किनर्स बॉक्स में जो इन्होंने प्रयोग किया था, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। अब हम उस प्रयोग की बात करते हैं। स्किनर ने एक बॉक्स लिया और ये जो बॉक्स था, यहाँ पर एक जाली लगी हुई थी और ये कनेक्ट था एक शॉक जनरेटर से। यहाँ पर भोजन रखा हुआ था और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, एक चूहा बंद कर दिया। अब चूहा, इसमें से एक जो बटन था, एक बटन ऐसा था कि जिसको दबाने से क्या होता था, खाना इस बॉक्स में आ जाता था। दूसरा जो बटन था, इस बटन को दबाने से खाना नहीं आता था, लेकिन चूहे को पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट में क्या था, इसको करंट लगता था, रोशनी होती थी, आवाज होती थी। तो अब चूहा बार बार क्या कर रहा था कि कभी तो वो सही दबाता, कभी गलत बटन दबाता। जब वो सही बटन दबाता तो खाना उसको मिल जाता, जब गलत बटन दबाता तो उसको करंट लगता, उसको पनिशमेंट मिलती। अब चूहा ये सब करते करते सीख गया कि जब वो सही बटन दबाएगा तो उसको भोजन मिल जाएगा। ये तो था प्रयोग। अब इस प्रयोग के माध्यम से क्या बताया गया, अब स्किनर ने बताया, जो रीइंफोर्समेंट की बात करी, उन्होंने बात की पुनर्बलन की। इन्होंने बताया जो पुनर्बलन होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो पुनर्बलन होता है वो होता है धनात्मक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जो दूसरा इन्होंने बताया वो बताया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। इसको हम उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ऐसे समझेंगे, इसका क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की और उसको जो टेस्ट लिया आपने, उसको ग्रेड मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रेड में दे दिया आपने, A+। अब बच्चा है, ए ग्रेड देखकर बहुत खुश हो जाएगा। अब इसके साथ में क्या किया आपने, उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, या एक पेन गिफ्ट कर दिया उसको। तो ये जो पेन है, ये पेन बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। मतलब इस पे ये हुआ कि बच्चे को ये लगेगा कि उसने मेहनत की, उसको अच्छा ग्रेड मिला, और उसको जो रीइंफोर्समेंट है, जो उसको एक गिफ्ट मिला है, वो पेन है। मतलब वो दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा मेहनत करेगा कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छा ग्रेड मिले और फिर से उसको एक गिफ्ट मिले। वहीं पर हम बात करेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। अगर एक ऐसा बच्चा है
जो उसके मार्क्स सही आए हैं, लेकिन मार्क्स उसके सही आए हैं और आपने क्या किया, उसको डांट दिया या फिर उसको पनिशमेंट दे दी। तो इस स्थिति में वो बच्चा, जिस बच्चे को आपने डांटा है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अगली जो परीक्षा होगी वो पढ़ेगा ही नहीं सही से। ऐसा होगा कि वो पढ़ेगा नहीं सही से और वो परीक्षा भी सही से ना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर है, एक उसने एक चीज अपने दिमाग में बैठा ली है कि अगर मैं पढ़ूंगा अच्छे नंबर लाऊंगा तब भी मुझे डांटा जाएगा या फिर उसको मार पड़ सकती है। तो यहाँ पर बच्चे का जो जो काम है, मतलब उसका जो काम क्या था सही से पढ़ाई करना, वो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो नेगेटिव है, और जहाँ पर हम उसको पेन दे रहे हैं उसका जो कार्य है उसको बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात है। इसके बाद स्किनर ने क्या किया, पुनर्बलन की एक सूची दी। अब हम सूची की भी बात कर लेते हैं। पुनर्बलन की सूची, इस सूची में इन्होंने बताया ज- जो पुनर्बलन है उसको पहले तो दो में डिवाइड किया। पहला सतत और दूसरा इन्होंने आंशिक। आंशिक पुनर्बलन को इन्होंने चार और सब भागों में डिवाइड किया। अब इसमें जो पहला है वो है निश्चित अंतराल, और जो दूसरा है वो है परिवर्त अंतराल। तीसरा है निश्चित अनुपात, और जो चौथा है वो है परिवर्त अनुपात। इस तरह से ये पुनर्बलन की सूची है। वहीं पर अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो बीएफएस का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग बताई इन्होंने, उसके भी दो टाइप, उसके इन्होंने दो टाइप बताए। पहला इन्होंने बताया रिवार्ड ट्रेनिंग, और दूसरा इन्होंने बताया पनिशमेंट ट्रेनिंग। रिवार्ड ट्रेनिंग में किसी को हम सिखा सकते हैं रिवार्ड देकर, और पनिशमेंट ट्रेनिंग में हम सिखा सकते हैं किसी को पनिशमेंट देकर। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो आपने उसको गिफ्ट दे दिया, और पनिशमेंट ट्रेनिंग में किसी ने गलत काम किया तो आपने उसको डांट दिया, तो वहां पर इसको पनिशमेंट मिली है। तो ये जो चीज़ है वो पनिशमेंट ट्रेनिंग कहलाती है। इन्होंने एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने और यहाँ पर एक सिद्धांत दिया था, जो थ्योरी बताई थी। वो इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो चेन्ड हो सकती है, मतलब चेन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। इसको प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है, प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखनी है, जो उन्होंने अधिगम का सिद्धांत को अगर हम एक बात में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुक्रिया करने से फायदा होने पर ही व्यक्ति अनुक्रिया करेगा। मतलब फायदा होने पर ही अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया कौन करेगा, यहाँ पे जो इंसान है या फिर अगर चूहे की भी बात कर लें, तो चूहा जो सही बटन है वो क्यों दबाएगा, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। और गलत बटन क्यों नहीं दबाएगा, क्योंकि गलत बटन ना दबाने से वो सही से रह रहा है, जैसे ही गलत बटन दबाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। वहीं पर अगर हम क्लासरूम की बात करें तो अगर बच्चा सही काम कर रहा है और उसने सही से पढ़ा और आपने उसको एक गिफ्ट दे दिया या फिर कुछ पेन वगैरह दे दिया, तो बच्चे को फायदा हुआ, तो वो वही काम करेगा दोबारा। अगर वहीं आप उसको बार बार डांट रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। तो ये था बीएफ स्किनर की थ्योरी थी।
अगले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं एल्बर्ट वेंटूरा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले तो जितने भी नाम हैं जो चर्चित नाम हैं हम उन नामों की बात करेंगे। पहला नाम है सामाजिक अधिगम। दूसरा इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष अधिगम। तीसरा नाम दिया इसको वो है अनुकरण अधिगम। और इसके नाम है वो है आदर्श आधारित या फिर प्रतिरूपित मॉडलिंग अधिगम। अवलोकनात्मक प्रेक्षणात्मक निरीक्षणात्मक। इनकी थ्योरी को इतने सारे नामों से जाना जाता है। अब हम इंग्लिश के नाम की बात कर लें तो सोशल अधिगम को कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। अप्रत्यक्ष हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट लर्निंग। और अनुकरण हो जाता है हमारा इमिटेशन। ये तो नाम हो गए। अब अगर हम इनके बात करें तो इनका मानना था कि ना सीखना भी सीखना होता है। मतलब जो खास बात है इनकी वो है पहला ना सीखना भी सीखना होता है। और एक बात और है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि अधिगम के बाद व्यवहार में परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कुछ सीखने के बाद आप अगर अपेक्षा रखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात और जो कि अप्रत्यक्ष अधिगम की अगर हम बात करें तो है कि जरूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष ही सीखें। ऐसा हो सकता है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है इन्होंने कहा कि जो दंड एवं पुरस्कार होता है जो दंड एवं पुरस्कार होता है उसका डायरेक्ट असर नहीं होता है लर्निंग पर। उसका कोई खास या डायरेक्ट उसका असर नहीं होता है लर्निंग पर। मतलब इन्होंने रिवार्ड थ्योरी थी जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी उसको यहाँ पर एक तरह से डिनाई किया है। अब हम बात करते हैं एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं जो बोबो डॉल जो प्रयोग था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोबो डॉल प्रयोग का। तो बोबो डॉल प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 3 समूह बनाए थे बच्चों के और जो इनका जो प्रयोग चला था वो 1961 से 1963 तक चला था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब हम देखते हैं कि जो अधिगम के उन्होंने चरण बताए थे अधिगम के उन्होंने 4 चरण बताए थे। अधिगम के चरण ये जो चरण थे वो 4 बताए थे। पहला जो चरण इन्होंने बताया वो बताया इन्होंने अटेंशन जिसको कहा जाता है अवधान। दूसरा चरण जो बताया इन्होंने वो था रिटेंशन। इसको कहा जाता है धारण। तीसरा जो चरण बताया इन्होंने
वो बताया उन्होंने रिप्रोडक्शन। इसको कहा जाता है पुनरुत्पादन। इस चरण को कहीं कहीं पर मोटर रिप्रोडक्शन भी लिख दिया जाता है। जो पा चौथा और जो लास्ट चरण है वो उन्होंने बताया मोटिवेशन, जिसको प्रेरक कहा जाता है। अब हम समझते हैं अटेंशन क्या होता है। अटेंशन मतलब आपके एनवायरनमेंट में जो चीज़ हो रही है, हम उस पर जो अटेंशन देते हैं वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। अगर हम क्लास के रूप में बात करें तो क्लास में आप एज ए शिक्षक वहाँ पर जाते हैं और कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ टॉपिक बताते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं, तो जो बच्चे हैं उनका अटेंशन आपकी तरफ आ जाता है। अब जो चीज़ आपने बताई है, जो चीज़ आपने बताई है, क्या बच्चे उसको याद रख पा रहे हैं? जैसे पहले तो उन्होंने सुन लिया, ठीक है। अब जो रोटेशन की बात है, उसमें जो चीज़ें आपने बताई वो बच्चों ने याद कर ली, उनके दिमाग में आ गया, उनको समझ में आ गया है। अब जो रिप्रोडक्शन की बात है, अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे कि आपने कोई फार्मूला बताया है, आपने क्या बताया, बहुत ही इजी बात कर लेते हैं। जैसे आपने एक फार्मूला बताया A+B, ठीक है। अब बच्चों ने इसको याद कर लिया। अब रिप्रोडक्शन की बात आई, जहां जहां पर A+B से संबंधित कुछ भी गणना उनको करनी है। अब A+B² हो सकता है, A+B³ हो सकता है। तो जहां जहां पर उनको ये गणना करनी है तो वहां पर उसको यूज करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे इसको। और मोटिवेशन का मतलब है उसके बाद क्या वो आपने जो फार्मूला बताया है उसका वो यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन यहाँ पर, अब सबलीकरण, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली तो आ जाती है यहाँ पे सबलीकरण, और दूसरा यहाँ पे हो जाता है निर्बलीकरण। सबलीकरण में जो फार्मूला था वो उसका प्रयोग क्या करेंगे, जारी रखेंगे। और निर्बलीकरण में क्या होगा कि वो भूल जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया। अब इसको समाज के तौर पे हम ऐसे देख सकते हैं, सामाजिक तौर पे देखा जा सकता है कि कोई एक सिंगर है या फिर कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, ठीक है। अब या कोई लीडर है, ये बच्चे को पसंद आया। तो अब बच्चा क्या करेगा, या आप या हम क्या करते हैं कि हम अवधान मतलब अटेंशन देते हैं उस पर। अगर कोई सिंगर है तो जो उसके गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वो सुनेंगे, ठीक है। हम उसको याद रखेंगे, हम वो चीज़ें करेंगे, और हमें उसको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ें हम करते जाएंगे। एक्टर के तौर पे ले लिया, अब हमें क्या हुआ कि हमने देखा कोई बहुत ही अच्छा कोई कपड़े पहने हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कोई ड्रेस पहने हुए। अब हमने वो क्या किया, वो हमने याद कर लिया कि उसने किस तरह से पहना है, कपड़े का रंग कैसा था, डिज़ाइन कैसी थी। अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ खुद पे अप्लाई करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे उन चीज़ों का। अब हमने क्या देखा, पहले तो जो ड्रेस थी वो हमने देखी, उसके बाद हमने देखा उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा था, ये चीज़ें हमने याद रखी। उसके बाद खुद हमने वो चीज़ पहनी या पहना। अब वो ड्रेस हमने खुद से पहनी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लोग हमसे क्या कह रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे यार शर्ट तो आप पे बहुत ही अच्छी लग रही है, या फिर ये ड्रेस आप पे बहुत ही अच्छी जच रही है। तो वहाँ पे मोटिवेशन मिला आपको कि आप वही काम या फिर वही ड्रेस दोबारा से पहनेंगे, या फिर उस तरह की ड्रेस दोबारा से पहनेंगे। तो अल्बर्ट बंडूरा ने ये बताया था। अगली थ्योरी में हम बात करेंगे लियोनार्ड हल की। तो सबसे पहले तो इनके पूरे नाम की बात करते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो था क्लार्क लियोनार्ड हल। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के कई सारे नाम हैं। तो हम पहले तो नामों की चर्चा करेंगे कि इनकी थ्योरी को किस किस नामों से जाना जाता है। तो पहला तो इनका नाम है थ्योरी का, वो है नीड रिडक्शन थ्योरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवश्यकता अपकलन।
आवश्यकता अपकलन सिद्धांत। दूसरा जो नाम है वो है ड्राइव रिडक्शन। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसको हिंदी में कहा जाता है प्ररोध न्यूनता सिद्धांत। तीसरा जो नाम है इस थ्योरी का वो है संपोषक या फिर प्रोत्साहन का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी जिसको कहते हैं संपोषक या फिर प्रोत्साहन का सिद्धांत। और एक नाम और है जिसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। लेकिन ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी लियोनार्ड हल की यहाँ पे बात हो रही है। अब ये तो इस थ्योरी के नाम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया, किस तरह से इन्होंने लर्निंग को परिभाषित किया, किस तरह से इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी। अब हम इसको समझ सकते, ऐसे समझेंगे कि इन्होंने बताया, सबसे पहले तो उन्होंने बात की साम्यावस्था की। साम्यावस्था जिसको इंग्लिश में होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस। इसके बाद इन्होंने बताया आवश्यकता, जिसको कहते हैं नीड। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो बताया प्ररोध या फिर चालक, जिसको हम ड्राइव कहते हैं। अब यहाँ पे चालक है प्ररोध है, तो यहाँ पर इसको ड्राइवर लिखा जाएगा। और जो चौथी चीज उन्होंने बताई वो बताया इन्होंने प्रोत्साहन या इंसेंटिव। प्रोत्साहन, इंसेंटिव। अब होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, साम्यावस्था। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि ये इंसान है एक। अब एक तो होता है कि हमें भूख लगी है और भूख नहीं लगी है। मतलब क्या हुआ कि हमें जब भूख लगी होती है तब हमें क्या चाहिए होता है, तब हमें चाहिए होता है खाना। और जब हम खाना खा लेते हैं तब हमें भूख नहीं लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जिस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी हो रही है, हम उस चीज की कमी को पूरा करें। इसको हम और अगर अच्छे से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये पानी का एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी में जो टैंक है, इस टैंक में पानी हमें कम नहीं होने देना है। जैसे कि ये नल लगा हुआ है, टंकी लगी हुई है, अब किसी ने क्या किया, इसको खोल दिया, अब पानी गिरा, अब पानी का लेवल कम हो गया, तो आप क्या करोगे, इसमें और पानी इसमें डाल दोगे ताकि जो हमारा ये लेवल है, ये लेवल बरकरार रहे। इसी को उन्होंने बताया, जैसे प्यास को लेकर उन्होंने बात की, जैसे कि हमें क्या होता है, होम्योस्टेसिस जो होती है हमारी अवस्था, यहाँ पर हमें प्यास नहीं लग रही है, मतलब हमारे शरीर के अंदर सभी कुछ है, अभी पानी भरपूर मात्रा में है। इसके बाद अभी तो हम बिल्कुल साम्यावस्था में हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे शरीर को पानी की जरूरत हुई। मतलब अब किस चीज की नीड हो गई है, अब हमें शरीर में जरूरत हो रही है पानी की, H2O की। यहाँ पर हम जो होम्योस्टेसिस की अवस्था है, साम्यावस्था की अवस्था है, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है अभी
उसके बाद हमें क्या हुआ, थोड़ी देर में प्यास लग गई। प्यास हमें क्यों लगी? क्योंकि हमारे बॉडी में H2O की कमी हो गई, मतलब पानी की कमी हो गई। अब जब पानी की कमी हो गई तो इसके बाद जिसको हम कहते हैं प्यास लगना, इसके बाद हमें प्यास लगी, जिसको ड्राइवर या चालक प्ररोध कहते हैं। मतलब हमें प्यास ऐसे नहीं लगती है कि कुछ भी हुआ प्यास लगी, प्यास हमें लगती है उसका जो कारण होता है वो होता है कि अब हमें H2O की कमी होने लगी है बॉडी में। अब हमें H2O चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को H2O चाहिए। तो जो H फॉर यहाँ पे होमोस्टेसिस की बात हो रही है। उसके बाद नीड, नीड हमें है पानी की। तो पानी की बॉडी में कमी हुई, अब पानी की कमी हुई ये चीज तुम्हारी बॉडी कैसे समझेगी? तो आप उसको ऐसे समझोगे, आपको प्यास लगेगी। पानी की कमी किससे प्रदर्शित की जा रही है? प्यास से, जो कि ड्राइवर है। इसको हम प्यास कह देते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, पानी हमने, अब हम क्या करेंगे, पानी ढूंढेंगे कि पानी कहाँ मिलेगा। पानी फ्रिज में मिलेगा, पानी बोतल में रखा है, पानी नल में से निकाल के लाएंगे, पानी खरीद के लाना है। तो ये चीज हमारी बॉडी के लिए इंसेंटिव हो गई। हमारे लिए जो हमारी बॉडी है, बॉडी को कमी है H2O की, अब हमें H2O चाहिए। तो अगर हमने H2O दे दिया बॉडी को, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंसेंटिव मिल गया, मतलब पानी प्राप्त हो गया। पानी प्राप्त हो गया। अब पानी प्राप्त हो गया, उसके बाद आपको प्यास लगनी बंद होगी, आप फिर से साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो ये है जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अब इसमें जो सीखने वाली बात है, अब इसमें लर्निंग को ऐसे समझेंगे। लर्निंग यहाँ पे किस चीज से हो रही है? वो हो रही नीड से। मतलब अगर हमें नीड ही नहीं है तो हम क्यों सीखेंगे? मतलब आपकी बॉडी में अगर H2O की कमी नहीं है तो आपको प्यास नहीं लगेगी। जब आपको प्यास ही नहीं लगेगी तो आप पानी खोजेंगे ही नहीं, पानी को खोजने में जो आप प्रयास करोगे उसकी भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में H2O की कमी है, नीड है पानी की, तब आपको प्यास लगेगी। अब आप क्या करोगे, पानी लेने जाओगे। अब अगर फ्रिज है आपके यहाँ तो फ्रिज में देखोगे पानी नहीं है। अगर फ्रिज में पानी नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई बॉटल में पानी अगर रखा है, ठीक है, बॉटल ढूंढोगे। अगर उसमें भी पानी आपको नहीं मिला तो आप नल से पानी लेने की कोशिश करोगे। अगर मान लो नल भी खराब है तो आप पड़ोस में जाओगे कि पानी चाहिए। अगर पड़ोस में भी आपको सपोज करो नहीं मिला, तब आप क्या करोगे, पानी खरीद के लाओगे, मतलब बॉटल खरीदोगे पानी की। अब यहाँ पर क्या चीज सीख रहे हो आप? अगर आपको तुरंत पानी मिल जाता है, फ्रिज में पानी मिल जाता है, तो यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो चीज है, जो सीखने का क्रम है, वो यहाँ पे जो सीखने की बात आती है वो आती है जरूरत से। मतलब यहाँ पे नीड है तभी जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे SOR, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, SOR, मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम है, जो ह्यूमन है या कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो तभी सीखने की कोशिश करेगा जब उसमें चीज की नीड हो। तो इस तरह से हमारी क्लार्क लियोनार्ड की जो पुनर्जन्म की थ्योरी है वो ये है। अगली हम बात करते हैं कोहलर की। इनका जो पूरा नाम था वो था वुल्फगंग, या वुल्फजंग कोहलर भी कहा जाता है इनको। इनके प्रयोग की जो महत्वपूर्ण बात है वो है, इनके जो प्रयोग में 6 बनमानुष थे। 6 बनमानुष में से जो सुल्तान नाम का बनमानुष था, इस पर इन्होंने 3 प्रयोग करे थे। और सुल्तान जो बनमानुष था, ये इनके प्रयोग में ज्यादा सफल रहा, इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसको मिली। अब हम नाम देखते हैं कि जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है। पहला इसको कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। दूसरा इसको नाम दिया गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण चीज थी
वो थी जब इन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान पे। तो इन्होंने क्या किया था, एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ये जो चिंपैंजी था इनको बंद कर दिया और यहाँ पर केले लटका दिए, एक गुच्छा केले का लटका दिया। अब इन्होंने क्या देखा कि जब गुच्छा लटकाया और जो चिंपैंजी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो चिंपैंजी ने क्या किया, उछल कूद की, कूद कर उस केले के गुच्छे को प्राप्त करने की कोशिश की, पर वो गुच्छा उसको नहीं मिला। बाद में क्या किया, उसने देखा कि उसमें आसपास कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं, बॉक्स है, छड़ी पड़ी हुई है। तो क्या किया उस बनमानस ने, बॉक्स, चार सब बॉक्स देखे कि इधर उधर क्या रखा हुआ है, फिर थोड़ी देर बैठ के सोचा उसने। बाद में क्या किया, बॉक्स उसने उठाया और रख दिया। अब उसने कोशिश की वो उठाने की, बट वो नहीं उठा पाया। इसके बाद उसने क्या किया, एक बॉक्स और लगाया। अब वो चढ़ गया और उसे वो जो केले के गुच्छे थे, केले का गुच्छा था, वो मिल गया। उसके बाद प्रयोग का एक हिस्सा ये था कि इन्होंने इसके अंदर छड़ी रख दी, दो छड़ी रख दी और बॉक्स रख दिए। अब जो केले का गुच्छा है, जो केला है, वो पिंजड़े में ना होकर पिंजड़े के बाहर पड़ा हुआ है। अब चिंपैंजी क्या करेगा, पहले तो उसने हाथ से उठाने की कोशिश की लेकिन वो उसको नहीं उठा पाया। अब उसने क्या किया, एक छड़ी उठाई, लकड़ी उठाई, उससे उस गुच्छे को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा उसने किया। अब इसमें जो मेन चीज है, उसने बार बार करके नहीं देखा। इन्होंने नोटिस किया कि बार बार उसने करके नहीं देखा, उसको ये चीजें अपने आप ही एकदम अचानक से आ गई। मतलब कि बार बार जो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी थी, कोलर ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार सीखने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर का सहारा लेना पड़े। इनका कहना यह था कि अगर आपको जो समस्या है, जो समस्या है उसके आप हर पहलू को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तब अचानक ही आपको जो विचार आएगा, जो उसकी समस्या समाधान का जो विचार है वो आपको आ जाएगा। अब इसमें जो कुछ शब्द हैं जैसे यूरेका, विंगो, आहा अनुभव, इस नाम से भी इसको जानते हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि जो समस्या समाधान के समय विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए अचानक ही लक्ष्य एवं माध्यम के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ लेना ही अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। मतलब ये हुआ कि आप एक सवाल को बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गणित का सवाल है, आप उसको बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश, अब आपने क्या किया, सवाल को देखा कि सवाल में है क्या क्या, उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कितने उसमें चर दिए हुए हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अब आप पे नहीं हुआ। अब आप थोड़ी देर बैठ गए। अब आपके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि यार इस सवाल को इस तरह से करके देखेंगे तो शायद हो जाए। अब आपने क्या किया, जो अचानक से आइडिया आया, वो चीज यहाँ पे सूझ उन्होंने बताई कि ये जो तुम्हारी अंतर्दृष्टि से ये चीज आई है। तो जो समस्या समाधान है, अंतर्दृष्टि या सूझ से आती है, ना कि ट्रायल एंड एरर। ये कहना था कोहलर का। तो ये हमारी कोहलर की थ्योरी हो गई। एक चीज और, जो कोहलर थे वो गेस्टाल्टवादी थे। अगला हम बात करेंगे गैगनेज लर्निंग थ्योरी की। इसको कहा जाता है अधिगम सोपानकी सिद्धांत। अधिगम सोपानकी सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रतिमानों की बात की थी। 8 प्रतिमान। अब हम देख लेते हैं ये प्रतिमान कौन कौन से थे। पहला जो प्रतिमान इन्होंने बताया वो कहलाता है
सिग्नल लर्निंग। दूसरा प्रतिमान बताया एस आर लर्निंग। एस आर लर्निंग। तीसरा जो प्रतिमान बताया वो कहलाता है चेन लर्निंग। चौथा जो प्रतिमान बताया वो बताया इन्होंने वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन। और जो पांचवा प्रतिमान था वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन। जो छठा प्रतिमान है वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग। और जो सातवां प्रतिमान है वो है प्रिंसिपल लर्निंग। आठवां प्रतिमान और जो लास्ट प्रतिमान है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन आठ प्रतिमान की जो महत्वपूर्ण बात यह है वो पहले प्रतिमान से लेकर आठवें प्रतिमान तक ये बात होती है सरल से जटिल की ओर। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर सिग्नल लर्निंग की बात की जाए तो ये सबसे सरल और लो लेवल की लर्निंग होती है। सिग्नल लर्निंग में आप एक जानवर को भी सिखा सकते हैं कि सीटी बजाने पर जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है, तो सिग्नल लर्निंग यहाँ पर इंसान में भी हो सकती है और जानवरों में भी होती है। दूसरा आता है एस आर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। मतलब अगर हम इवान पावलोव की बात करें तो पावलोव ने क्या किया, स्टिमुलस क्या दिया उन्होंने, घंटे की आवाज़ पर कुत्ते को रिस्पॉन्स करना सिखा दिया। तो ये भी एक लो लर्निंग कॉन्सेप्ट हुआ एस आर लर्निंग का। इसके बाद चेन लर्निंग, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, कई सारे जो स्टिमुलस हैं कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस मिलाकर लर्निंग हो जाती है। चौथा जो है वो है वर्बल एसोसिएशन, कि आप बोल कर, जैसे आप बच्चे को बोल देख कर कुछ करना सिखाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे वर्बल एसोसिएशन में आती है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। आठवां जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये सबसे जटिल माना जाता है। अब इसको उन्होंने इस तरह से भी बताया, अगर हम एक डायग्राम लें तो और इसके हम 8 भाग कर दें। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो सबसे लो लेवल की लर्निंग होती है वो यहाँ पर आएगी, सिग्नल लर्निंग। इसके बाद एस आर लर्निंग। इसके ऊपर आती है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग से ऊपर आती है वर्बल लर्निंग, और वर्बल से भी ऊपर आती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से ऊपर जो आता है वह हमारा प्रिंसिपल, सिद्धांत। इसके ऊपर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम बात करेंगे डेल्स की कौन ऑफ एक्सपीरियंस की। डेल का पहला पूरा नाम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था एडगर डेल। उन्होंने अपनी थ्योरी को जो नाम दिया था, या फिर जो इनकी थ्योरी जिस नाम से जानी जाती है उसको कहा जाता है कौन ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, या इसको कहा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
इसमें इन्होंने बताया कि जो हम करते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जो हमने सुना है, हमने पढ़ा है या ऑब्जर्व किया है। मतलब यहाँ पे करके सीखने की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब इन्होंने जो कौन बताया उसको हम समझते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया जो जहाँ पे लर्निंग होती है वो होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस में। मतलब जिस चीज़ का हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें, जो स्वयं करें, वो हमें ज़्यादा अच्छे से लर्न होगी। और इससे जो कम लर्निंग होती है वो होती है कंट्राइव्ड में, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में। इससे कम होती है ड्रामेटाइज्ड, और इससे भी कम होती है डेमोन्स्ट्रेशन में। फिर इससे कम स्टडी ट्रिप में। इस कोण की सबसे खास बात यह है कि इस कोण में ऊपर की तरफ जो लर्निंग होती है वहाँ पर लर्निंग का लेवल कम होता है, और नीचे की तरफ जाने पर लर्निंग का लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। एजुकेशनल टेलीविज़न और मोशन पिक्चर, यहाँ पे ऑडियो मतलब रेडियो हो जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, स्टिल पिक्चर्स हो जाएंगी, यहाँ पर इसके ऊपर विजुअल सिंबल्स हो जाते हैं। और ये जो बचा हमारा, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर वर्बल सिंबल्स होते हैं। अब इनको जिस जोन में इन्होंने बताया, तो ये एक तो बताया सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, फिर आइकॉनिक एक्सपीरियंस, इसके नीचे आता है डायरेक्ट। अब यहाँ पर जो ड्रामा तक बात किया था, ड्रामेटाइज तक बात किया था, ये चीज़ आती है डायरेक्ट या फिर पर्पसफुल, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है इसमें आती है। और आइकॉनिक में आती है हमारी जो ऑडियो है, ये जो पोर्शन है ये आता है हमारा आइकॉनिक एक्सपीरियंस में। और वर्बल और विजुअल हमारा वो आ जाता है सिंबॉलिक में। यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो होती है लर्निंग थ्रू अब्स्ट्रैक्शन। लर्निंग थ्रू अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे क्लासरूम में आपने बताया कि एक गाय के चार पैर होते हैं और दो सींग होते हैं, तो वहां पर गाय नहीं है, आप केवल उनको वर्बली बता रहे हो, बच्चे सोच रहे हैं। यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्शन होता है। तो जो लर्निंग होती है वो लर्निंग थ्रू अब्स्ट्रैक्शन होती है। और आइकॉनिक एक्सपीरियंस जहाँ पर ऑडियो वीडियो टीवी एग्जिबिट ट्रिप इनकी बात होती है, वहाँ पर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन होती है। मतलब यहाँ पर जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद जो डायरेक्ट हमारा जो परपसफुल एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर लर्निंग हो रही है वो डूइंग हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो लर्निंग बाय डूइंग है। अगर लेवल की हम बात करें तो लर्निंग का जो लेवल है वो नीचे जाने पर बढ़ रहा है। अब एक चीज़ हमें और यहाँ पर देखनी है, अगर हम थोड़ा और डीप में पढ़ें तो इस कौन ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, हम 10%
हमें याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, व्हाट वी रीड। और 20% हमें वो याद रहता है जो हम सुनते हैं, व्हाट वी हियर। 30% हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो हम देखते हैं। 50% हमें वो चीज़ याद रहती है जो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। 70% वो चीज़ें हमें याद रहती हैं जहाँ पर हम कह रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारी बात आ रही कहने की और करने की, ये चीज़ें याद होती हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर सबसे कम लर्निंग होती है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है जहाँ पर हम स्वयं करके देखते हैं।